સાથે સો મેની સ્કૂલ્સ એન્ડ પ્રિન્સિપાલ અને સાથે સાથે પ્રોએક્ટિવ લર્નર પણ છે, જર્મની, ઇટલી, तुर्की. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थोड़ा यूथ का पावर नज़र आना चाहिए सलाम में भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मच बेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल मुतवहिदि बिल वहदानियति हुवल्लाह, अल अज़ीज़िल मुतअज़्ज़िज़ि बिल इज़्ज़ति हुवल्लाह, वल क़दीरिल मुक़तदिरि बिल क़ुदरति हुवल्लाह, अल अव्वलु हुवल्लाहु वल आखिरु हुवल्लाह, अज़्ज़ाहिरु हुवल्लाहु वल बातिनु हुवल्लाह, क़ब्ल कुल्लि शैइन हुवल्लाह व बअद कुल्लि शैइन हुवल्लाह, ला खालिक वला मालिक इल्लल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए सब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़लुर रुसुलि मुहम्मद, अत्यबुर रुसुलि मुहम्मद, अशरफुर रुसुलि मुहम्मद, अकरमुर रुसुलि मुहम्मद, साहिबुत ताजी मुहम्मद, साहिबुल मिअराजी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आर यू ऑल रेडी? ये थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रहेगा तो मुझे आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। अभी जिन लोगों ने आगे बात की उनकी बातें इतनी ज़्यादा अहम और कीमती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऑडियंस में से रिस्पांस थोड़ा कम आ रहा था। लेकिन मैं ऐसा चलाता नहीं हूँ। इन लोगों ने, बेचारों ने, एल्डर्स थे, हमारे बड़े थे, चला लिया। मैं थोड़ा ऐसा नहीं चलाऊँगा। तो आप लोगों का रिस्पांस रहेगा? थोड़ा ज़ोर से। 100% रिस्पॉन्स। बार बार मुझे बोलना नहीं पड़े, टाइम बहुत शॉर्ट है, ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट। तो मैं बार बार बोलूंगा कि रिस्पॉन्स चाहिए, आप लोगों का इंटरेक्शन चाहिए, तो उसमें और वक्त ज़ाया होगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में एक मरतबा बोलूंगा, आप लोग हमेशा पूरे सेशन में रिस्पॉन्स देंगे इंशाल्लाह। टॉपिक आपके सामने है, देख सकते हैं आप लोग। क्या है टॉपिक? जोर से। ग्रास टू ग्रेस। कोई बताएगा प्लीज ऑडियंस में से इसका मतलब? किसी को कुछ समझ में आया? ग्रास टू ग्रेस किसको कहते हैं? किसी को कुछ समझ में आया? एनीवन? प्लीज जल्दी, टाइम कम है। किसी को भी समझ में आया ग्रास टू ग्रेस किसको कहते हैं? जी, ग्राउंड लेवल टू अपस्टेयर्स। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चों में से कोई बोलेंगे, लेकिन किसी ने भी बोला। चलिए, अपना काम हो गया। हमें यहां से यहां तक जाना है, विजन जो है हमारा उसको सामने रखते हुए। तो ग्रास टू ग्रेस यानी बिल्कुल डाउनस्टेयर से आपको अपस्टेयर्स तक जाना है। उसकी एक जर्नी है जो इंशाल्लाह हम लोग अभी ये वर्कशॉप में और जितना भी वक्त मुझे दिया गया है उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्लो ऑफ द प्रोग्राम ये रहेगा। अभी जो वर्कशॉप है, जो आधा पौना घंटा मुझे मिला है, उसमें ये प्रोग्राम का फ्लो रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? हम लोग विजन के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर कुरान और हदीस, और फिर वेयर डू वी स्टैंड, बिलियनर्स माइंडसेट, रोल मॉडल और कंक्लूजन। जो इन लोगों के जरिए से यहाँ के जो वर्ल्ड भरूची वोहरा फेडरेशन के जो बड़े हैं, उन लोगों ने प्रोग्राम के बारे में जो मुझे ब्रीफ किया, उसके हिसाब से मैंने प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया है। उम्मीद है मैं उनकी जो तवक्कुआत थी उसको पूरा कर सकूं। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप लोगों के पास कुछ नोट डाउन करने के लिए है? सबके पास है? कैन यू शो? वेरी गुड। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। सिर्फ आप लोगों को दिया गया है तो शो के लिए नहीं रखेंगे। अगर
फर्स्ट लेसन, बहुत सारे लेसन हम लोग सीखने वाले हैं. फर्स्ट लेसन, वेन एवर यू अटेंड एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार, स्पीच, एनी टॉक, यू मस्ट हैव 3 P's विथ यू. आपके पास 3 P होने चाहिए. पहला है पेन, वेरी गुड. दूसरा है पेपर, और तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड. ये 3 P के साथ आपको वर्कशॉप स्टार्ट करना है. आपको पेन पेपर के जरिए है बहुत सारी चीजें आपको पूरे वर्कशॉप के दरमियान सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी. आप अच्छे से उसको नोट डाउन करिए और फिर बाद में उसको बार बार. पूरे प्रोग्राम का मकसद है एक विजन को क्रिएट करना. और मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे VBVF की टीम को मुबारकबादी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की पहल की कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक विजन को क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि VBVF की पूरी टीम के लिए, WBVF की पूरी टीम के लिए एक मर्तबा जोरदार तालियां हो जाए. 3 बदला अता फरमाए तमाम टीम के जिम्मेदारों के लिए. ठीक है, तो ये विजन जो क्रिएट किया गया है, हेड्स ऑफ टू द टीम. हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मेकिंग 100 बिलियनर्स. ये यूथ फेस्टिवल है और 2035 तक. क्या वजह है कि 2035 इन लोगों ने रखा? एनी गेस? क्यों 2035? क्यों 2030 नहीं रखा? क्यों 2040 नहीं रखा? क्यों 2045 नहीं रखा? वाई 2035? वक्त कम है, वरना मैं आप लोगों से सवाल करता. मैं ही बता देता हूं. देखिए, इंसानों की साइकोलॉजी और उनकी एक थिंकिंग पैटर्न होती है. मैं जिसको समझाना चाह रहा हूं, इंसानों की साइकोलॉजी और उनकी एक थिंकिंग पैटर्न होती है. आप देख सकते हैं यहां स्क्रीन पे, इंसान और आदमी, हजरत इंसान इब्ने आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमको बनाया है, सिर्फ पैसे के एतबार से आदमी गरीब या अमीर नहीं होता है. थिंकिंग के एतबार से भी आदमी अमीर या गरीब होता है. यहां मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई है, आपको नजर आ रही है? पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? पुअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच एंड वेल्दी. ये 5 कैटेगरीज है, नॉर्मली लोगों की होती है. और थिंकिंग के एतबार से भी लोगों की यही 5 कैटेगरी होती है. क्यों ऐसा? ये थिंकिंग के एतबार से कैटेगरीज क्यों बनती है, उसकी वजह यह है. देखिए क्या नजर आया आपको? गरीब आदमी सोचता है सिर्फ 1 दिन का, मिडिल क्लास आदमी सोचता है सिर्फ 1 महीने का, अपर क्लास आदमी सोचता है 1 साल का, रिच आदमी सोचता है 3 साल का, और वेल्दी और बिलियनर आदमी सोचता है 10 और 10 से ऊपर के सालों के बारे में. डू यू एग्री? एग्जाम्पल दूं आपको. पुअर बेगर, मैम बंबई से आई हुई है, आप इनको पूछिए बंबई के सिग्नल्स पे जो बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, आपको क्या लगता है वो लोग गरीब क्यों है? वाई आर दे पुअर? वो लोग गरीब क्यों है जी? इस वजह से गरीब नहीं है कि उनके पास टैलेंट कम है, उनके पास कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है. मैं मिसाल दूं आपको पता है कि एक सिग्नल के ऊपर गाड़ी कितने देर के लिए खड़ी होती है? सिग्नल लगता है तो एक गाड़ी कितनी देर के लिए खड़ी होती है उस सिग्नल पे? 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, बहुत ज्यादा तो 60 सेकेंड्स. ठीक है, अब देखिए वो बेगर जिसके पास 30, 35, 40 या 60 सेकेंड्स का टाइम है, वो क्या करता है? सबसे पहले जैसे ही सिग्नल पे गाड़ियां खड़ी होगी, वो बेगर ये देखना शुरू करता है सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है. आप लोगों को नहीं पता होगा कौन सी गाड़ी का क्या रेट है. मर्सिडीज कौन सी क्लास की है, BMW कौन सी क्लास की है, पजेरो है और जैगुआर है. आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन उनको पता है कि मार्केट में अभी कौन सी गाड़ी सबसे महंगी है. वो पहले एनालाइज करेगा, सिर्फ 45 सेकंड का टाइम है, इसमें वो एनालाइज करेगा सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है. सबसे पहले उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ा होगा और अपनी टैलेंट का पूरा हिस्सा वहां लगा देगा.
वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा मजबूर बताने में अपना टैलेंट लगा देगा। ये उसका टैलेंट है। सिर्फ 45 सेकंड है। अगेन उस 45 सेकंड में वो अपना टैलेंट वहां लगा देगा, क्योंकि उसको मालूम है BMW या मर्सिडीज का ग्लास अगर उतरा तो मेरा आज का निकल गया, और फिर आज का निकल गया तो वो चला जाएगा। एक ही बेगर आपको पूरा दिन एक ही सिग्नल पे नजर नहीं आएगा। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि वो आदमी गरीब इस वजह से नहीं है कि उसके पास टैलेंट कम है, वो गरीब इस वजह से है क्योंकि उसके पास सोच एक ही दिन की है। भाई एक दिन का हो गया काफी है, धनिया मिल गया काफी है। मिडिल क्लास आदमी, एक महीने में सैलरी आ गई, मंथ एंडिंग में सैलरी आ गई, उसके लिए काफी है। उसके बाद अपर क्लास आदमी ईयरली प्लानिंग करता है, फिर उससे ज्यादा ऊपर वाला आदमी 3 साल की प्लानिंग करता है। लेकिन विजन 2035 बनाने वालों ने आपके लिए प्लानिंग की है 10 और 10 साल से अबव के लिए। अब हमें यहां देखना है कि आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो 10 साल तक हमारे विजन के साथ खड़े रहते हैं। समझ में आई? आप में से कितने ऐसे हैं जो 10 साल तक हमारे विजन के साथ खड़े रहेंगे? हम लोग उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी पीठ को थपथपाएंगे, उनको शाबाशी देंगे, उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जस्ट वी वांट टू सी हु आर दे हु स्टैंड्स विद अस, जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। वैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। इससे पहले कुरान और हदीस, बिलियनर्स की बात हो रही है। कुरान और हदीस को अगर हम सामने रखें, तिजारत के बारे में अहादीस में और कुरान की आयतों में बहुत सारी चीजें जिक्र की गई है। मैंने 2 आयतों का यहां पर सहारा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। पहली आयत है सूरह जुमा की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जैसे ही नमाज खत्म हो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। अल्लाह के फजल को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। कहीं पर भी आपको डिस्करेज नहीं किया गया है कि आप पैसे नहीं कमा सकते हो, बल्कि आपको करेज दिया गया है कि आप हलाल और पाकीज़ा तरीके से रोज़ी कमाइए, ताकि बहुत सारे मुस्तहिकीन की आप मदद कर सको, ताकि आप बड़े पैमाने पे ज़कात दे सको, बड़े पैमाने पे सदकात दे सको। इसके लिए आपको करेज दिया गया है। तो कुरान कहता है, सूरह जुमा की आयत है, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, और अल्लाह के फजल को तलाश करो। दूसरी आयत सूरह बकरा की है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। आगे अहादीस को अगर हम देखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की ज़बानी ये इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिर्रिज़्क़ि इश्रीन बाबा तिस्अता अशरा मिन्हा लित्तुज्जार। बहुत ही अहम हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रिज्क के 20 दरवाजे हैं, जिसमें से 19 दरवाजे ताजिरों के लिए खोल दिए गए। आप यकीन मानिए, हमारे रसूल क्या फरमाते हैं कि 20 दरवाजों में से 19 दरवाजे तुज्जारों के लिए खोले गए हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताजिरुस सदूक अल अमीन अल मुस्लिम माशुहदा यौमल क़ियामा। एक सच्चे ताजिर के लिए इससे बड़ी बशारत हमारी नबी की ज़बानी हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक सच्चा मुसलमान ताजिर कल क़यामत के दिन शुहदा के साथ खड़ा किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, शुहदा के साथ जिन्होंने अपना खून मैदान जंग में बहाया होगा। एक ताजिर जो अमानतदार है और सिद्दीक है, सच्चा है, उसको अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन शुहदा के साथ खड़े रहेंगे। तो कितने लोग हैं जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और बिलियनर्स बनना चाहते हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल 4.3 करोड़। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गोइंग टू मदरसा ओनली 25 लाख है इंडिया में। ठीक है, चिल्ड्रन गोइंग टिल 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चे कितने हैं? जोर से पढ़िए।
ओनली 6.3%। और आगे चलिए, चिल्ड्रन गोइंग टिल 12th स्टैंडर्ड, सिर्फ इतना ही है। और आगे चलिए, चिल्ड्रन कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ये हमारी हालत है। हियर वी स्टैंड, ठीक है, हम यहीं पर खड़े हुए हैं। और भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है लेकिन वक्त नहीं है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अगर आपको देखना है तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, मुस्लिम स्टूडेंट्स कहां पर है, हमारा पार्टिसिपेशन दूसरी जगह पर क्या क्या है, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग कहां पर है, और भी कुछ है। एक ही जगह पर हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, दिख रहा है आप लोगों को, क्या है? कैद खाना, प्रिजन। सिर्फ यहीं हमारी तादाद सबसे ज़्यादा नज़र आती है, बाकी कहीं पर भी हमारी तादाद नहीं है। और अगर आप मुस्लिम लिटरेसी रेट और हमारी टोटल इंडिया की लिटरेसी रेट को देखें तो देखिए, टोटल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है? जल्दी जल्दी पढ़िए ना। 74.4%। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया मेल और फीमेल अलग अलग करके भी बताता हूं मैं आपको। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया फीमेल। अब आइए, ये टोटल लिटरेसी रेट मैंने आपको इंडिया की बताई। नीचे हम देख रहे हैं कि लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के मुताबिक 145 कंट्रीज में से इंडिया 92 पर है, ठीक है। ये ओवरऑल लिटरेसी तमाम कम्युनिटीज की बता रहा हूं। अब मुस्लिम्स की देख लीजिए, टोटल मुस्लिम लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 57.28%। 42% जो है इलिटरेसी है, यानी हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। और मेल को देखिए 62% है, और फीमेल को देखिए, मुस्लिम लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है? दिख रहा है आप लोगों को? ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया? क्योंकि अगर आपको कहीं से शुरुआत करनी है तो हम लोग पहले कहां खड़े हैं ये आपको पता होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री? आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर खड़े हुए हो। आपको पता चलेगा कि वी आर स्टैंडिंग हियर, तो यहां से आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी आपको, और वो ये है, जरा फोटो को बहुत गौर से देखिए आप, क्या नजर आ रहा है आपको? एनीवन कैन एक्सप्लेन? प्लीज स्टैंड एंड एक्सप्लेन इट प्लीज। क्या है इसमें, फोटो में क्या नजर आ रहा है? जोरदार क्लैप करिए। पर्सपेक्टिव बताया गया, वो है कैद खाने के बार्स और रॉड्स, और दूसरा आदमी जो देखता है वो कैद खाने के बाहर की खूबसूरती। अगर आप वेयर डू वी स्टैंड, मैंने अभी जो आपको दिखाया, उसी को देखते रहेंगे, उसको देखना भी जरूरी है। ये भी तो देख रहा है ना, दोनों आदमी से, जो आदमी लैंडस्केप के ऊपर ब्यूटीफुल पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है वो भी रॉड्स को तो देख रहा है, लेकिन नीचे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है, क्या? द आर्ट ऑफ नोइंग इज नोइंग व्हाट टू इग्नोर। आपको किस चीज को इग्नोर करके अपनी मंजिल सितारों में तलाश करनी है, यह डिसाइड करना पड़ेगा। सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? और कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने इरादा किया और चलना शुरू किया, काफिला बनता जाएगा और ऊपर वाले की तरफ से आपको नुसरत मिलती जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखेंगे आप लोग? हाँ मुफ्ती साहब, वीडियो तो बहुत पसंद है हम लोग को, है ना? यही सब दिखाओ, देखना है। मैं थोड़ा ग्रेस टाइम लूंगा, नासिर भाई प्लीज देखिए ये वीडियो, बहुत गौर से देखिए इस वीडियो को। नहीं होगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ए चल चल जाओ, बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा।
गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, से तू ढूंढता है वो ही है तू, तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। क्या क्या समझ में आया? प्लीज एनीवन जी। वेरी गुड, प्लीज क्लैप करिए। किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आप आगे बढ़ोगे तब ये नहीं देखो कि आपके पीछे क्या सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। आप बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह के नाम से शुरू करिए, काफिला पीछे बनता जाएगा। आपने देखा काफिला पीछे बनता जाएगा। वो छोटा सा बच्चा जिसने लीड ली, लोगों को उस वक्त तक समझ नहीं पड़ी जब तक कि वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़कर कोशिश करना शुरू किया, काफिला उसके पीछे बनता गया। सो आर यू ऑल रेडी फॉर इट? जोर से माशाअल्लाह। चलिए अब बहुत जल्दी जल्दी मैं चाहूंगा कि आप लोग, मैंने आपको जो चीजें बताई उन चीजों की बेसिस पे अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करते हुए गोल को सेट करिए। ये बहुत अहम मैंने स्लाइड आपके सामने पेश की है। आपने देखा इसमें क्या है? जल्दी जल्दी बताइए क्या नजर आ रहा है आपको? गोल को पहुंचना है, ड्रीम्स आपके पास है, दरमियान में एक चीज मिस कर रही है। क्या है वो? ये लाल वाली चीज जो इसके हाथ में है वो क्या है? ये माइंडसेट की कमी है। बस वो माइंडसेट अगर गैप को फिल कर देगा, आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको बिलियनर्स 2035 तक अगर पहुंचना है तो आपको सबसे पहले बिलियनर्स माइंडसेट बनाना पड़ेगा। और बिलियनर्स माइंडसेट बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी है, बस मैं वो बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अब आप लोग नोट्स बनाएंगे। 7 चीजें ऐसी है जो जरूरी है। उन 7 चीजों के साथ मैं आपको बैकअप के लिए 7 किताबें बताऊंगा जो आपको पढ़नी है। 1 महीने के बाद, कल मैं हनीफ भाई के साथ डिस्कस कर रहा था, 1 महीने या 1.5 महीने के बाद जो भी होगा आप लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा। उस वक्त जब बुलाया जाएगा, मुझे आपके साथ ये जो 7 चीजें हैं उसके साथ 7 बुक्स जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स। आप ये बुक को रीड करेंगे, इसको समराइज करेंगे और इसके पॉइंट्स बनाकर आएंगे। माइंडसेट बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आर यू ऑल रेडी? चलिए, सबसे पहली चीज जो बिलियनर माइंडसेट के लिए होनी चाहिए वो है, जोर से पढ़िए जल्दी जल्दी, दे हैव अ लर्नर्स माइंडसेट।
बिलियनर्स अगर बनना है तो आपके पास लर्नर्स माइंडसेट होना चाहिए। और लर्नर्स माइंडसेट का मतलब यह है कि आप जिस सेंचुरी में रह रहे हो उस सेंचुरी में क्या क्या चीजें जरूरी है आपको पता होनी चाहिए। आप अभी गूगल बाबा को जाकर पूछिए, आपके पास है ना गूगल बाबा, उनको जाकर पूछिए 21st सेंचुरी स्किल्स। सबसे पहली चीज लर्नर्स माइंडसेट में आपको पता होना चाहिए कि क्या लर्न करना है। 21वीं सदी में आपके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आप बिलियनर बन सकते हैं। और अगर आप 21st सेंचुरी स्किल्स गूगल पर डालकर देखेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। देयर आर 4 C's, और वो 4 C आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये 4 C अगर आपके पास है, आपके पास 21वीं सदी की स्किल है और इस स्किल के साथ आप एक बिलियनर बन सकते हैं। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है आपको पता है। हर जगह पर अगर आप, गुजराती में कहावत है ना, बोले थे ना, तो बोलना तो पड़ेगा ना आपको। कम्युनिकेशन स्किल आपकी जितनी पावरफुल है आप उतना ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। आपके पास कोलैबोरेशन होनी चाहिए। कोलैबोरेशन यानी टीम बिल्डिंग, उसके ऊपर एक एक्टिविटी में आगे मेरे सेशन में एक जगह पर एक स्लॉट दिया हुआ है, वहां आपको एक कोलैबोरेशन की टीम बिल्डिंग की एक्टिविटी में करवाऊंगा। उसके बाद क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत आपके पास होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपके पास है तो आपके पास 21वीं सदी की स्किल मौजूद है, आप बिलियनर बन सकते हैं। इस चीज को सीखने के लिए आपको जिस किताब को पढ़ना है वो ये है, प्लीज नोट डाउन करिए। क्या नाम है किताब का? मैंने किताब का नाम भी दिया है, ऑथर का नाम भी दिया है, ऑथर का कोट भी दिया है। ये सब चीजें आपको मिल रही है। आपको ये बुक जो है इसकी समरी तैयार करके लाना है। बुक का नाम है द 4 C's फॉर्मूला और उसके ऑथर ये है डैन सुलिवियन। देखिए ये क्या कहते हैं, ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन योर पास्ट। आपका मुस्तकबिल आपके माजी से बड़ा होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री? आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर आपके माजी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये सबसे पहली चीज जो बिलियनर माइंडसेट के लिए जरूरी है वो था द लर्नर्स माइंडसेट। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है, जोर से बोलिए ना प्लीज, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये स्टेज पर जो लोग बैठे हुए हैं आप उनको पूछिए कि ये जो मकाम तक पहुंचे, उस मकाम तक पहुंचने के लिए उनको कहां कहां कैसे कैसे खतरात का सामना करना पड़ा और इन्होंने किया। अगर नहीं करते तो आज ये यहां बैठे हुए होते, यहां बैठे हुए ना होते। इनके लिए जोरदार एक मर्तबा ताली बजाइए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। और ये 5 स्टेप है, आप देख सकते हैं रिस्क टेकिंग के लिए। सबसे पहले डोंट ओवर एनालाइज थिंग्स। सेकंड, टेक द लीप ऑफ फेथ। यकीन रखिए, भरोसा रखिए अल्लाह ताला पर और आगे बढ़िए। तीसरी चीज, बी प्रिपेयर्ड फॉर मिस्टेक्स। इसकी आगे भी वजाहत होगी। चौथी चीज, एक्सेप्ट दैट रिस्क ब्रिंग चेंज। आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि रिस्क लेंगे तो तब्दीली आएगी, रिस्क लेंगे तो तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, इनकलाब आएगा अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है। और 5वीं चीज है डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का क्या मतलब है? आंख बंद करके कुएं में कूदना नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है आप पहले स्विमिंग जैकेट पहन लीजिए फिर कूदिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज सीखने के लिए आपको जो किताब पढ़नी है वो ये है। प्लीज देखिए जल्दी जल्दी। बुक का टाइटल देख रहे हैं आप, यू आर वॉट यू रिस्क, और ये इसकी ऑथर है। ऊपर इनका कोट देखिए, वंस यू रियलाइज यू टेक रिस्क एवरी डे यू गेट बेटर एट अप्रोचिंग ईच वन डिसाइसिवली। आपको रिस्क लेने की अगर आदत हो गई तो आप सोच समझकर फिर रिस्क लेने में पहल करेंगे और उसके अंदर कामयाब होगी। ये बुक की समरी आपको तैयार करके आनी है। तीसरी चीज जो बिलियनर्स माइंडसेट के लिए जरूरी है वो है, जोर से पढ़िए ना,
दे आर नेवर अफ्रेड टू फेल। वो फेल होने से घबराते नहीं हैं। वो फेल होने से बहुत सारे लोगों के यहां पर मैंने नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको। These all are successful failures। ये वो फेलियर्स है जिन्होंने फेल होने के बाद कामयाबी हासिल की। ये जितने नाम आपको नजर आ रहे हैं, किसी की भी स्टोरी आप उठाकर देखिए कि कैसे इन्होंने काम किया। चाहे वो लिंकन हो, आइंस्टाइन हो, जॉर्डन हो, बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, ऑफ्रा विनफ्रे हो, जितने लोग हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में फेलियर को फेस किया और फिर सक्सेसफुल बने। अगर फेलियर को फेस नहीं किया होता तो सक्सेसफुल। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए। फेलियर का मतलब ये है कि आपने हारने के बाद दोबारा कोशिश करने का इरादा नहीं किया। हार सबको मिलती है। मुनाफ भाई बैठे हुए हैं, कई मैचेस। जॉन मैक्सवेल लीडरशिप एक्सपर्ट है, इनकी बुक्स को पढ़िए, बहुत सारी बुक्स इनकी अच्छी है। और ये बुक जो फेलियर से रिगार्डिंग है, फेलिंग फॉरवर्ड, इसकी समरी बनाकर आपको आना है। आगे चलिए, चौथी चीज है, दे हैव ग्रेट वैल्यू फॉर टाइम एंड मनी। दे हैव ग्रेट वैल्यू फॉर टाइम एंड मनी। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं, दो चीज की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, एक टाइम की वैल्यू और एक पैसों की वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास टाइम और पैसे की वैल्यू नहीं है, ये मैट्रिक्स देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसे आ गए अब वो टाइम और पैसों की वैल्यू नहीं करते। मैं बिल गेट्स का एक वाक्य आपको सुनाता हूं। बिल गेट्स एक दिन एक बड़ी होटल में खाना खाने के लिए गए। वो खाना खाने बैठे हुए थे, वेटर आया और खाना खत्म होने के बाद टिप मांगी। उन्होंने $5 टिप निकालकर वेटर को दे दी। वेटर को ताज्जुब हुआ और वेटर ने बिल गेट्स को कहा कि सर, 2 हफ्ते पहले आपकी बेटी भी खाना खाने आई थी और उसने $500 की टिप दी थी। कितनी? बिल गेट्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि वो बिल गेट्स की बेटी है और मैं मामूली मास्टर का बेटा हूं। हालांकि बिल गेट्स को अगर आप सर्च करेंगे, 23 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द लिस्ट, फोर्ब्स की जो लिस्ट है, 23 मर्तबा में 18 मर्तबा बिल गेट्स दुनिया का सबसे मालदार आदमी करार दिया गया। और उनके बारे में कहा जाता है कि अलग अलग ये वेस्टर्न यूरोपियन लोग अलग अलग चीजों का सर्वे करते हैं। एक मर्तबा सर्वे इन्होंने क्या किया, अजीब सर्वे किया। उन्होंने सर्वे किया कि बिल गेट्स के जेब से अगर पैसे गिर जाए तो कितने पैसे गिरेंगे कि बिल गेट्स उसको झुक के उठाएगा। कोई अंदाजा है? सर्वे ये बताता है कि उनको पता चला कि अगर $50,000 गिरेंगे ना तो बिल गेट्स का वर्थ है कि वो उसको झुक के उठाए। वरना झुक के उठने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो 50,000 से ज्यादा कमाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उनके पास वैल्यू है टाइम और मनी की। ये टाइम और मनी की वैल्यू अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप बिलियनर। नेपोलियन हिल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़िए। वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट सेलर ऑफ द वर्ल्ड है ये, थिंक एंड ग्रो रिच। इसकी समरी आपको तैयार करके लानी है। आगे चलिए, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं वह है, अगर आपको बिलियनर बनना है, दे आर गुड इन ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस। आप एक के बाद कौन सी सीढ़ी आगे की चढ़ रही है आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, ग्रोथ आप कैसे मापेंगे कि अपना ग्रोथ, मेरा ग्रोथ कहां हुआ है, कितना हुआ है, ये आप कैसे मापेंगे, इसके जरिए से पता चलेगा। क्या है ये? नीचे है अनकॉन्शियसली अनस्किल्ड। क्या मतलब? बेहुनर, बेइल्म। अनकॉन्शियसली, बेइल्म यानी पता भी नहीं है, बेशऊर। और अनस्किल्ड यानी आपको पता भी नहीं है कि आपको पता नहीं है। ये मेरे पास कितना टाइम है? खत्म हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप
आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ पता होने चाहिए कि आप कहां से कहां जा रहे हैं। ये मार्शमैलो टेस्ट आप लिख कर रखिए, मार्शमैलो टेस्ट गूगल पर, ठीक है, आपको पता चलेगा कि प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना है। आगे चलिए, ये बुक आपको पढ़नी है, इसके लिए मेजर व्हाट मैटर्स, ग्रोथ ट्रैकिंग प्रोग्रेस के लिए आपको ये बुक पढ़नी है। दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक चार्ज। अगर आपको बिलियनर्स माइंडसेट पर काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लीड कब लेनी है। और जो बच्चे का वीडियो मैंने दिखाया, इसके लिए लीडरशिप के कुछ उसूल है। ये पूरा एक दिन का वर्कशॉप है कि आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप आपके अंदर कैसे इनकलकेट होनी चाहिए। लीडरशिप, लीडिंग बाय एग्जांपल, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योरसेल्फ, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्शंस, ड्यूटी ऑफ अल्टीमेट फोर्स, एनकरेजिंग अदर्स, रिलेंटलेस इंटेलिजेंट एफर्ट्स, सर्वेंट एटीट्यूड, हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क एथिक्स, इंटेंशंस मस्ट बी नोबल, पे चेक टू योर पर्पस। ये लीडरशिप के कुछ उसूल है, ये अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश करिए। फिर कभी मौका रहा तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसको अगर आपको सीखना है तो ये बुक आपको पढ़नी है, स्टार्ट विथ वाई। साइमन सिनेक, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लीडरशिप एक्सपर्ट्स है वर्ल्ड के। इनकी और भी बहुत अच्छी बुक्स है। एक बुक है इनकी जिसमें अजीब नाम है, बुक का नाम है वाई लीडर्स ईट लास्ट। लीडर्स जो है खाना आखिर में क्यों खाते हैं, उसको पढ़िए, देखिए, ये बुक पढ़ेंगे आपको फायदा होगा। और आखिर में है दे हैव अ शार्क इन देयर टैंक्स। क्या मतलब? इसका मतलब है यू मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड। कोई पीछे से आपके धक्का मारे तो ही हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कोई चीज होनी चाहिए जो आपको आगे पुश करे। हमेशा पीछे से आने वाले सहारे को तलाश मत करिए, आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको पीछे से पुश करे। जापान के बारे में मालूम आपको? जापान के बारे में कोई जानता है? एक ऐसी कंट्री जो बॉम्बिंग के बाद खत्म हो गई थी, बिल्कुल। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बॉम्बिंग हुई, जापान खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा बहुत ही कम वक्त में जापान अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्यों पता है? एक एग्जाम्पल देता हूं, एक केस स्टडी है जापान की। जापान में एक रेस्टोरेंट था, फारूक सर, एक रेस्टोरेंट था जापान में जिसमें फिश सर्व की जाती थी। कस्टमर ने कंप्लेंट की कि भाई फिश ताज़ा नहीं मिलती है। फौरन कंप्लेंट के ऊपर ध्यान दिया गया कि भाई फिश ताज़ा क्यों नहीं आती है। तो पता चला कि फिश पकड़ने के लिए बहुत अंदर पानी में जाना पड़ता है, वापस आते आते फिश में थोड़ी ताजगी खत्म हो जाती है। उन्होंने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉल किए फिश में, शिप में, लेकिन फिर भी फिश के अंदर ताजगी नहीं आई। उन्होंने और सोचा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे दिया जाए, तो पता चला कि अब उन्होंने पानी के टैंक इंस्टॉल किए फ्रिज के बगैर, और मछलियों को जिंदा पकड़ के उसके अंदर डालते थे और जिंदा लाते थे और फिर कस्टमर को देते थे। लेकिन अभी तक कस्टमर्स की कंप्लेंट खत्म नहीं। क्यों पता है? समंदर के पानी से मच्छी को जब टैंक के पानी में डाला जाता है तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। जैसे बकरीद के मौके पर मंडी से बकरा अगर घर पे आ जाए, समझ रहे हो ना बात, ज्यादा तफसील में नहीं बता रहा हूं, तो मजा नहीं आए। अब इन्होंने सोचा हमारी कंट्री या कोई और कंट्री होती तो भाई हम लोग इतना ही कर सकते कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, अब इससे ज्यादा क्या करे? जिंदा मछली लाके खिला रहे, इससे ज्यादा क्या करे? लेकिन अभी भी जापान वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि गरम खून वाली मछलियां कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, और दे केम विद अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन। क्या पता है? उन्होंने मछलियों को जिंदा टैंक में पकड़ने के बाद एक शार्क का बच्चा भी टैंक के अंदर डाल दिया। क्या हुआ पता है? जब वो मछलियां समंदर के पानी से निकालकर टैंक के पानी में आती थी तो उनकी खून की गर्मी खत्म हो जाती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने पीछे शार्क को देखती थी, क्या होता था? प्लीज, क्या होता था? दोबारा गर्मी आ जाती थी। अब ये वर्ल्ड फेमस टर्म बन गया, इफ यू वांट सक्सेस पुट अ शार्क इन योर टैंक। आपके पास अपनी शार्क होनी चाहिए। अगर आपको कामयाब होना है, यू मस्ट हैव अ शार्क इन योर टैंक। और ये शार्क कुछ भी हो सकता है। आपके मां बाप का ख्वाब हो सकता है, आपको देश के लिए कुछ करने का जुनून हो सकता है। ये जो टीम आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी हुई है, इनकी मेहनत और काविश, ये भी शार्क हो सकती है ताकि आप एक दिन बिलियनर बने। आर यू ऑल रेडी फॉर इट? पुट अ शार्क इन योर टैंक। अगर आपने शार्क डाल दिया टैंक में तो आप कामयाब हो गए। अवेकन द जाइंट विद इन,
टॉनी रॉबिन्स, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मोटिवेशनल ट्रेनर ऑफ द वर्ल्ड, इनकी बुक को पढ़िए और देखिए कि आप शार्क को कैसे अपने अंदर इनकलकेट करते हैं। खैर, ये 7 चीजें हैं, मैंने लूप कर दिया है। आपके पास लर्नर्स माइंडसेट होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, फेलिंग फॉरवर्ड, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, वैल्यूइंग टाइम एंड मनी, लीडरशिप और सेल्फ मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आप बिलियनर्स बन सकते हैं। आखिर में मैं रोल मॉडल्स पेश करना चाहता हूं बिलियनर्स के, मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूं। सहाबा के रोल मॉडल्स ले लीजिए जो सक्सेसफुल बिलियनर्स थे, ठीक है। हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत उस्मान बिन अफ्फान, हजरत सुफियान बिन हर्ब, इनकी पूरी हिस्ट्री पर एक एक दिन का वर्कशॉप हो सकता है, लेकिन आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये कैसे बिलियनर थे। और मैं करंट रोल मॉडल्स भी आपके सामने देना चाहता हूं। ये वो करंट रोल मॉडल्स है जो हमारे टाइम के मुस्लिम बिलियनर्स है और इंडियन, इनको भी आप सर्च करिए गूगल पर कि ये कैसे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने। इकबाल साहब है, गुलरेज आलम है, इरफान आलम है, जावेद अख्तर है, जजील बदर है, ये सब वो रोल मॉडल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं कि ये इंडिया में रहते हुए कैसे बिलियनर्स बने। खैर, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में मैंने शुरू में एक बात कही थी, क्या? कुरान की आयत, और ये आखिर में एक कुरान की आयत का सहारा मैं ले रहा हूँ कि तिजारत करो, लेकिन आपकी तिजारत ऐसी होनी चाहिए जो आपको अल्लाह और उसके रसूल से गाफिल ना करे। दिस इज़ द अल्टीमेट मैसेज। आपकी तिजारत ऐसी होनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल से और आखिरत से गाफिल ना करे। इसी को कुरान कहता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। ये अगर आप सामने रखेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और इफ़ नॉट अस हु, ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इफ़ नॉट नाउ व्हेन, अगर अब भी करने का वक्त नहीं आया तो कब आएगा? कब आएगा भाई? सब करेंगे हम लोग मिलके इंशाल्लाह। आखिर में इकबाल के शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फिज़ा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दू के सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीर खुदी खर असरे आहे रसा देख, ए पे करे गुल कोशिशे पे हम की जजा देख। अगर आप ये देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व ताला इन चंद बातों पर हमें सही तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आपको जो स्टोरीज़ मैंने आपके सामने पेश की वो मेरा एक यूट्यूब चैनल है, राइट वे लर्निंग्स मुफ्ती साजिद फलाही, आप उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ आपको उसके अंदर मिलेगी और वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग लेसन्स के साथ मिलेगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आखिर में फिर से एक मरतबा, थोड़ा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। स्टेज पर बैठे हुए तमाम जो रोशन मैम जो है, ये मोटिवेशन, इनको देखकर आदमी मोटिवेटेड हो जाता है, सही है कि नहीं? इनको देखकर आदमी मोटिवेटेड हो जाता है। बहुत दूर बम्बई का सफ़र करके यहाँ तक आई है, हमें इनको सुनना है। पूरी रात इन्होंने सफ़र किया है सिर्फ इस वजह से कि हमारी आने वाली नस्लें कामयाब हो जाए। फारूक भाई सूरत के लीडिंग बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे इनको देखकर ये यूथ आइकन है और इनकी बात को भी हमें सुनना है। मुनाफ भाई की बात अभी हम सुनेंगे, ये वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा बने हुए हैं। और ये WBVF जो पूरा फेडरेशन है जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नासिर भाई, मोहम्मद भाई, हनीफ भाई और पूरी टीम जो स्टेज पर बैठे हुए प्रेसिडेंट, अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके विज़न के मुताबिक अपने विज़न को मिलाने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम आने वाली नस्लों की सही रहनुमाई कर सके। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। यस, तालियां तो होनी चाहिए।